क्या जिस पानी को हम पी रहे हैं वही हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? उत्तर प्रदेश में दूषित भूजल और क्रोमियम 6 ने यही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरी खबर के बारे में। तो न्यूज़ क्या है? उत्तर प्रदेश में पीले हरे रंग में चमकता दिखा भूजल। तो इस पूरी घटना के बारे में हम जानेंगे। तो खबर क्या है? तो उत्तर प्रदेश का भूजल कितना सुरक्षित है इसके बारे में बात करेंगे। कानपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी धातुओं का प्रदूषण जो है वो हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर क्या देखने को मिली है, जिससे पानी कानपुर के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भूजल है यानी कि भूमि का जो जल है वो उसमें जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खराबी देखने को मिली है। उसमें क्रोमियम 6 जो है वो मिला है और पानी, मिट्टी और स्वास्थ्य तीनों पर जो खतरा है वो बना हुआ है वहाँ पर। अब ये पूरा मामला क्या है इस बारे में बात करें तो औद्योगिक कचरे से मिट्टी और भूजल जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं कानपुर में। मामला जो है ये पूरा कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर से जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो भूजल है, भूमि का जल, वहाँ पर औद्योगिक कचरे से मिट्टी और जो भूमि का जल है वो गंदा हो रहा है, जिसमें क्रोमियम 6 जो धातु है वो भी मिली है और अन्य कई धातुएं भी हैं जो उस पानी में मिली हैं। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इस मामले की लगातार निगरानी जो है वो कर रहा है। प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच भी जो है वो की जा रही है, जो कि इस जो पानी पीने से कुछ लोग बीमार भी पड़े हैं, तो उनकी स्वास्थ्य की जांच की जा रही है कि उसमें क्या मिला है। दूषित पानी कहाँ पर जो है वो मिला है तो कानपुर नगर में कुछ क्षेत्र हैं जैसे जूही, बाबुरिया, पनकी, जाजमाऊ, रूमा, गोला घाट आदि। यहाँ पर जो है वो दूषित जो भूजल है वो मिला है। कानपुर देहात में क्या है, यादवपुरवा, चौहानपुरवा, पालनपुरवा, यहाँ से जो है वो दूषित भूजल मिला है। फतेहपुर के कई प्रभावित गांव, हैमलेट और कंटीमिनेशन की पहचान यानी कि दूषित भूजल की पहचान जो है यहाँ पर मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे कानपुर में ही जो है वो दूषित भूजल है, केवल कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है ये भूजल मिला है। अब प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है वहाँ पर? तो वहाँ पर औद्योगिक कचरा जो है, वहाँ पर औद्योगिक कचरे की वजह से जो है वो मिट्टी जो है वो खराब हो रही है और इससे जो भूजल है वो भी खराब हो रहा है। टैनरियों और अन्य उद्योगों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो मिट्टी में जाता है और फिर पानी में जो है और जो भूजल होता है उसमें भी जाता है, जिससे कि जो धातु है क्रोमियम 6 जो है वो बनता है। क्रोमियम युक्त कचरे का डंप होना यानी कि उसका पूरा कचरा जो है वो गंदा हो जाता है। क्रोमियम युक्त जो कचरा है वो पुरानी इंडस्ट्रियल डम्प्स का बने रहना, जो पुराने गंदी कचरा है, गंदी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल जो है कम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनके जो कचरे हैं उनका बने रहना, तो वो मिट्टी में मिलता है जिससे फिर पानी भी जो है वो दूषित होता है। बारिश के पानी के साथ पॉल्यूटेंट्स का ज़मीन में रिसना, बारिश पड़ती है तो फिर जो गंदा जो होता है वहाँ पर सारा, तो वो सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ज़मीन में मिल जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे भूजल तक जो है ये पहुँच जाते हैं और फिर जो भूजल है वो दूषित हो जाता है। अब कौन कौन सी धातुएं हैं जो मिली हैं जल में? तो सबसे पहले है क्रोमियम, मरकरी और लेड यानी कि पारा और सीसा और क्रोमियम जो है वो मिले हैं। एनजीटी से जुड़े रिकॉर्ड में कुछ ब्लड सैंपल्स में क्रोमियम के साथ मरकरी और लेड भी निर्धारित स्तर से अधिक पाए गए हैं। यानी कि जो स्वास्थ्य की जांच की है, लोगों ने ब्लड सैंपल्स लिए हैं उसमें क्रोमियम के साथ साथ मरकरी और लेड भी जो है वो मिला है। लेकिन हर सैंपल में सभी धातुएं जो हैं वो नहीं मिली हैं, यानी कि हर किसी के जो सैंपल लिए हैं, ब्लड टेस्ट हुए हैं उसमें क्रोमियम, मरकरी, लेड एक साथ नहीं मिले हैं, वरना किसी में क्रोमियम मिला है, किसी की में मरकरी और किसी की में लेड जो है ये धातुएं मिली हैं। क्रोमियम 6 होता क्या है जो मिला है मतलब ब्लड सैंपल्स में? तो क्रोमियम जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रोमियम थर्ड और क्रोमियम 6। जो क्रोमियम थर्ड होता है ये थोड़ा कम विषैला होता है और क्रोमियम 6 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है, हानिकारक होता है। क्रोमियम 6 जो है ज़्यादातर औद्योगिक गतिविधियों में इस्तेमाल या उत्पन्न हो सकता है, यानी कि जहाँ पर औद्योगिक काम होते हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल भी होता है और वहाँ पर उत्पन्न भी मतलब हो सकता है और ये जो है वो पानी के जरिए भी शरीर में पहुंच सकता है। और ऐसे ही जो कानपुर देहात के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों की शरीर में जो है ये पहुंच रहा है। लंबे समय तक एक्सपोज स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, यानी कि अगर लंबे समय तक इसके संपर्क में रहा जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरा जो है वो पैदा कर सकता है।
स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा, तो अगर दूषित पानी और भारी धातुओं के संपर्क से एक्सपोज से क्या होगा, तो इससे पेट और पाचन संबंधी समस्याएं जो है वो हो सकती हैं, त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है, सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है, किडनी और लिवर पर असर पड़ सकता है, आपकी लिवर खराब हो सकता है, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है हमारा उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, और लंबे संपर्क से अगर कैंसर का खतरा भी जो है वो हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक ऐसा दूषित जल पीते रहेंगे जिसमें क्रोमियम 6 वगैरह और ये धातुएं हैं, तो इससे आपको मतलब पेट और पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा संबंधी, सांस से जुड़ी, किडनी लिवर से जुड़ी, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी और कैंसर का खतरा भी जो है इससे बन सकता है। असर धातु की मात्रा और एक्सपोर्ट्स की अवधि पर निर्भर करता है, यानी कि जो धातु की मात्रा जो है वो कितनी मिली है इस पर फर्क पड़ेगा, और आप कितने लंबे टाइम तक इसके संपर्क में हैं, कब से आप पी रहे हैं जल, तो उससे भी असर आपको जो है अवधि पर निर्भर करता है कि स्वास्थ्य संबंधी ये परेशानियां होंगी या नहीं। अगर आपने को अभी थोड़े बहुत दिन हुए होंगे तो आपको ऐसी परेशानियां जो है वो नहीं होगी। क्रोमियम 6 इतना खतरनाक क्यों है, तो शरीर की कोशिकाओं में जो है ये प्रवेश कर सकता है क्रोमियम 6। लंबे एक्सपोजर्स में डीएनए और सेल्स को नुकसान जो है ये पहुंचा सकता है, यानी कि अगर लंबे रूप काफ़ी टाइम तक अगर ऐसा जल पिया जाए जो उसमें क्रोमियम 6 मिले, तो उससे डीएनए और जो सेल्स हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है, त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, और लंबे समय से संपर्क के कैंसर का खतरा भी जो है वो इससे बढ़ सकता है। लोगों के शरीर में भी क्रोमियम, यानी कि जो क्रोमियम है, जांच में कई लोगों के ब्लड सैंपल्स में क्रोमियम का स्तर जो है बढ़ा हुआ पाया गया है, यानी कि उनने ज़्यादा मात्रा में जो है वो काफ़ी टाइम से जल को जो है वो पी रहे होंगे। तो कानपुर नगर में 514 में से 492 लोग जो है वो इस जो जांच की है उसमें से 492 में क्रोमियम का स्तर जो है बढ़ा हुआ पाया गया है। कानपुर देहात के 214 में से 157 लोगों में जो है ये पाया गया है। फतेहपुर में 171 लोगों की जांच हुई जिसमें से 147 में 147 के ब्लड सैंपल में क्रोमियम का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है। कुछ सैंपल्स में जो है मरकरी और लेड जो शीशा है वो भी बढ़े हुए मिले हैं। यह जो एक्सपोजर का संकेत है अपने आप में बीमारी का डायग्नोज नहीं है, यानी कि ये जो है संकेत तो है कि आप संपर्क में हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बीमारी का जो है संकेत नहीं है कि अगर आप में जो है आप इसके इस संपर्क में काफ़ी टाइम से हैं, अगर वो जल पी रहे हैं, कितना भी टाइम हुआ हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो जो समस्याएं हैं पाचन संबंधी या फिर कैंसर जो है वो हो गया होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़ा सवाल अब क्या है, तो इस पे अगर भूजल प्रदूषित है तो लोगों के पास सुरक्षित पानी जो है वो कहाँ से आएगा, तो ये एक सवाल है। सबसे बड़ी चुनौती भी है कि अगर सिर्फ प्रदूषण की पहचान नहीं बल्कि उसे रोकना और लोगों को लगातार सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना जो है ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रदूषण की पहचान करना, उसे रोकना और लोगों तक सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना भी एक चुनौती है। साथ ही साथ और भी कई सवाल हैं कि जो पुराने क्रोमियम डम्प्स हैं का उसका मतलब क्या होगा, प्रदूषण जमीन के अंदर कितना जो है वो फैल चुका है, ये भी सवाल है कि ये इन सब से कैसे बचा जाएगा। प्रभावित लोगों का लंबे समय तक हेल्थ मॉनिटरिंग जो है वो कैसे होगा, जो प्रभावित लोग हैं उनके स्वास्थ्य को कैसे मतलब ठीक किया जाएगा। अब प्रदूषण से तुरंत जो है वो कैसे बचा जा सकता है, तो जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें क्या किया जा सकता है कि संदिग्ध बोरवेल और हेडपंप का पानी जो है वो ना पिएं, यानी कि जो भूजल वाला जो जल है, जो हेडपंप्स होते हैं उनका पानी जो है वो ना पिएं। खाना बनाने में भी केवल टेस्टेड सेफ वाटर का इस्तेमाल करें, जैसे आप आरओ का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो पानी आता है, बोटल्स आती है बिसलरी की जो है, इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेडपंप भूजल का पानी जो है वो ना पिएं, या फिर जो समरसेबल होते हैं तो इनका पानी ना पिएं। सरकारी प्रमाणित सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें जो कि अच्छा पानी हो। पानी की लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है वो कराएं कि वो ठीक है या नहीं। डॉक्टर की सलाह से हेल्थ जांच भी जो है वो करा सकते हैं। अब पानी उबालने से क्रोमियम जैसे हैवी मेटल्स जो है वो ख़त्म नहीं होते, ये भी एक ज़रूरी बात है कि हम कहते हैं कि पानी को उबालने से जो भी सारे गंदगी जो होती है उसकी वो सब नीचे बैठ जाती है, तो क्रोमियम जो है वो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी हैवी मेटल है, तो ये जो है वो पानी उबालने से भी जो है ख़त्म नहीं होता है। अब पानी को सुरक्षित जो है वो कैसे किया जा सकता है, तो सिर्फ सामान्य घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आरओ या फिर एनएफ जैसे
एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। सामुदायिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि वाटर के जो प्लांट्स होते हैं वो हम लगा सकते हैं। नियमित ग्राउंड वाटर टेस्टिंग यानी कि नियमित रूप से भूजल की जो है वो टेस्टिंग जांच की जाए। साथ ही साथ कंटेमिनेटेड हेडपम्प्स की पहचान की जाए। कंटेमिनेटेड यानी कि जो दूषित हैं उन हेडपम्प्स की जांच की जाए जिससे गंदा पानी आ रहा है, उनकी जांच की जाए। सुरक्षित पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो अच्छे पाइप्ड पानी है उनका व्यवस्था की जाए। कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो सही होगा ये पानी की जांच पर जो है आगे चल के निर्भर करेगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, अब इनमें से कौन सा अच्छा होगा तो ये आगे चल कर पानी की जांच पर निर्भर करेगा जिसमें ज़्यादा साफ पानी जो है वो मिल रहा हो। प्रदूषण को जड़ से कैसे रोका जा सकता है? तो प्रदूषण होने से पहले रोकना सबसे ज़रूरी है। पहला है उद्योग। औद्योगिक कचरे का सही उपचार किया जाए। जो भी फैक्ट्रीज़ हैं या उद्योग हैं वहाँ पर कचरे का जो है वो निपटान जो है वो किया जाए। कचरा जो है खुले में ना फेंका जाए। जो कचरा खुले में फेंक देते हैं, फैक्ट्रियों का बाहर पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, तो इससे भी जो है वो कचरे का जो है फेंकना बंद हो। सरकार जो है वो नियमित जांच और निगरानी रखे। भूजल यानी कि जो पानी है ज़मीन का, लगातार पानी की जांच और प्रदूषण की पहचान जो है वो करती रहे। प्रदूषित जो क्षेत्र है वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से सफाई और सुधार जो है वो किए जाएं, तब जाके प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब लक्ष्य क्या है? तो प्रदूषण का स्रोत बंद हो और भूजल को दोबारा सुरक्षित बनाया जाए, ये जो है अब लक्ष्य है। सरकार और एनजीटी की इसमें क्या भूमिका है? जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी, तो एनजीटी ने यूपी सरकार से कॉम्प्लियंस रिपोर्ट जो है वो मांगी है। कॉम्प्लियंस रिपोर्ट एक दस्तावेज होता है जो ये दर्शाता है कि जो भी कंपनियां हैं वो बाहरी कानून और जो उद्योग हैं उनका अच्छी तरीके से पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और ये सरकार द्वारा ही जो है वो दी जाती है। प्रभावित लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ कॉन्टेमिनेटेड एरियाज़ की पहचान की जाए, जहाँ पर जो है दूषित जल है, वहाँ के कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर दूषित जल मिल रहा है तो उनकी पहचान की जाए। फिर उसके बाद उनका जो भूजल है और जो मिट्टी है उसको वैज्ञानिकों की सहायता से जो है उनकी जांच की जाए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार और एनजीटी की जो है वो भूमिका है वो कर रही है। जुलाई 2026 में एनजीटी ने मामले में यूपी सरकार से आगे की कॉम्प्लेंस एफिडेविट भी मांगी है कि आगे की जो भी पूरी जानकारी है वो दी जाए उन्हें। अब सिर्फ पानी का ही नहीं बल्कि पूरे इन्वायरमेंट का सवाल है ये। तो भूजल इसीलिए जो है इसकी जांच जो है वो भी पानी तक सीमित जो है वो नहीं होनी चाहिए। भूजल जो है वो मिट्टी से साथ ही साथ फसल, फिर पशु, फिर इंसान तक जो है ये पूरा पहुंचता है। और देखना ज़रूरी क्या है कि पानी, मिट्टी, फसल और पशु, मानव स्वास्थ्य, ये सब जो है वो ठीक है या नहीं है। इसीलिए जांच सिर्फ पानी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पानी के साथ साथ मिट्टी की, फसल की, पशुओं की, इंसान, इन सभी की जांच जो है वो की जानी चाहिए। सबसे बड़ा समाधान, अब इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? तो प्रदूषण होने के बाद इलाज से बेहतर है कि प्रदूषण को पहले ही रोक दिया जाए। इसके लिए चारों जो है वो ज़रूरी हैं। क्या होने चाहिए? तो स्वच्छ उद्योग जो है वो होने चाहिए। सुरक्षित कचरा निपटान होना चाहिए, यानी कि जो उद्योगों में कचरा है उसका निपटान होना चाहिए। भूजल की जांच होनी चाहिए नियमित रूप से, और सुरक्षित पेयजल जो है वो वहाँ पर ज़रूरी है, मतलब सुरक्षित पेयजल भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? प्रदूषण जो है वो कम होगा। अब उत्तर प्रदेश का ये जो मामला है ये बताता है कि भूजल प्रदूषण केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है बल्कि जन स्वास्थ्य का मुद्दा भी जो है वो अब है। केवल पर्यावरण ही जो है इससे दूषित नहीं हो रहा बल्कि अब ये जो है वो मानव के स्वास्थ्य का मुद्दा भी जो है वो अब बन गया है। सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि क्या हम लोगों को सुरक्षित पानी दे पा रहे हैं और प्रदूषण के स्रोतों को रोक पा रहे हैं। तो यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है कि हम सभी लोगों तक अभी तक सुरक्षित पानी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, और प्रदूषण को रोकने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रदूषण जो है वो बना हुआ है, और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। थैंक यू। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।